people, I hope you guys are doing great and here is a nice scanner series coming up for you guys. लेकिन ये स्कैनर सीरीज देखने के पहले आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 7-8 पॉइंट्स है जो पता होने चाहिए, जिसके लिए मैं यहां पर आपसे मिलने के लिए आया हूं. अच्छे से ध्यान देंगे, लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली. इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा एज स्कैनर सीरीज. इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा एज सीरीज फॉर सिक्योरिटीज लॉ, जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं स्कैनर सीरीज. बिल्कुल सही है. तो ये एक एक्स्ट्रा एज सीरीज है सिक्योरिटीज लॉ की. आप सब बच्चों को ये सारा जो इंस्ट्रक्शन नोट आ रहा है उसको बहुत अच्छे से सुन लेना है और इसको ध्यान में रखते हुए पूरी स्कैनर सीरीज को देखना है. चलिए, सबसे पहली चीज, क्या सर ये स्कैनर सीरीज देखते समय हमारे पास स्कैनर की हार्ड कॉपी होने की आवश्यकता है क्या? द आंसर टू दैट इज नो. आप चाहें तो अपने स्कैनर की कॉपी अपने पास रख सकते हैं और किसी व्यक्ति के पास स्कैनर की कॉपी नहीं भी है तो भी वो मस्ती से स्कैनर सीरीज देख सकता है. मैं यूज करने वाला हूं स्वच्छता प्रकाशन के स्कैनर. स्वच्छता प्रकाशन का स्कैनर मैं यूज करने वाला हूं. तो कोई व्यक्ति अगर चाहता ही है तो स्वच्छता प्रकाशन का स्कैनर यूज कर सकता है मेरे साथ में, तो उसके लिए ईज हो जाएगा. स्वच्छता प्रकाशन के आपका एक तो हार्ड कॉपी स्कैनर आता है, साथ में सॉफ्ट कॉपी स्कैनर भी आता है. तो मैं यहां पे जैसे कि सॉफ्ट कॉपी स्कैनर यूज करूंगा, तो आप कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए भी जाके हार्ड कॉपी लेना संभव नहीं है, तो वो चाहे तो स्वच्छता प्रकाशन की वेबसाइट पे जाके उनका सॉफ्ट कॉपी स्कैनर ले सकता है, जिससे कि आप बच्चे अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे उसको एक्सेस कर पाएंगे. लेकिन अगेन, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है. मैं यहां पे जब डिस्कस करूंगा यू विल गेट अ फेयर आइडिया. आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे. थम्स अप. फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट यारों, जब ये स्कैनर सीरीज डिस्कस करूंगा इसमें मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है बेटा जी? लेटेस्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस नहीं होंगे. उसका कारण यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास समय है तो वो क्या कर सकता है, पूरी स्कैनर सीरीज करने के बाद में जो आखिरी के कुछ अटेम्प्ट हुए उनके पेपर को लेके बैठ के प्रॉपर तरीके से देख सकता है. तो उसमें फायदा क्या होगा बेटा जी? उसमें फायदा ये होगा दैट यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन. यहां स्कैनर सीरीज में तो चैप्टर वाइज होंगे, यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि मुझे जम रहा है या नहीं. लेकिन ये उसी व्यक्ति को करना है जिसको समय परमिट कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. तो अगर आपके प्रिपरेशन में आपकी पूरे रेगुलर नोट्स, रेगुलर लेक्चर अच्छे से हो चुके हैं, एडिशनल टॉपिक्स अच्छे से हो चुके हैं, क्विक रिविजन हो चुके हैं, आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो चुका है, टेस्ट सीरीज हो चुकी है और फिर भी आपके पास समय है एग्जाम तक, तो आप 3 घंटे का टाइमर लगा के कोई भी पास्ट पेपर लेके लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो. तो उसके लिए लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस यहां पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ताकि आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहे. ठीक है गुंडे? उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा जी, क्या है यारो, व्हाट इज दिस स्कैनर सीरीज? एज आई एम सेइंग, एक्स्ट्रा एज. खाना बन चुका है बहुत सुंदर सा, अब हम उसके ऊपर गार्निशिंग कर रहे हैं. केक बन चुका है बहुत सुंदर सा, अब उसके ऊपर हम क्रीमिंग कर रहे हैं. ये जो आप बच्चे करते हैं ना, ये तभी सेंस बनता है जब आपका डिश टेस्टी है, तब तो गार्निशिंग का कोई सेंस बनेगा. सो ये जो एक्स्ट्रा एज सीरीज यहां पर सिक्योरिटीज लॉ की आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर ओनली समवन हु हैज डन द रेगुलर बैच प्रॉपरली, द रेगुलर नोट्स प्रॉपरली, द एडिशनल नोट्स प्रॉपरली. कोई एक व्यक्ति जो ये सब बहुत अच्छे से कर चुका है, जिस व्यक्ति का रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुका है, अब उसने एक्स्ट्रा एज के लिए आना चाहिए. एक्स्ट्रा एज के लिए आप तब आएंगे ना जब आपका रिवीजन अच्छे से हो चुका है. कोई व्यक्ति का अगर रिवीजन भी चल रहा है कि सर मैं तो अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का रिवीजन ही अच्छे से नहीं हुआ है, वो सीधा एक्स्ट्रा एज लेने की कोशिश करेगा तो अननेसेसरी परेशानी होगी. तो मेरा सुझाव क्या है कि जब आप बच्चे का ये सब बहुत अच्छे से हो चुका है, तब आपने स्कैनर सीरीज के लिए आना है, तब आपने एक्स्ट्रा एज सीरीज देखनी है. लॉजिकल है. फोर्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बेटा जी, सुनना अच्छे से. आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव अ पेज विथ यू. एक ब्लैंक पेज ले लीजिए. जब आप स्कैनर सीरीज देख रहे हैं, उसमें आप क्या कर लीजिए, 2 लिस्ट बना लो. एक तो कोई भी चीज अगर आपको लिखती है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसकी लिस्ट बना लो कि कोई क्वेश्चन है जो लगातार बार बार पूछा गया है. कंडीशनल ऑफर है टेक ओवर कोड में जो बार बार पूछा गया है, फास्ट ट्रैक इश्यू है आईसीडीआर में बार बार पूछा गया है. आपको लगता है कोई भी टॉपिक बार बार पूछा गया है तो उसको एक स्टार मार्क करके टॉपिक्स का लिस्ट बना दो. दूसरा, कोई भी नया पॉइंट अगर आप सीखते हो तो एक और लिस्ट बना लो
न्यू थिंग्स लर्न, बिकॉज ये स्कैनर सीरीज आपको बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार देख ली, हाँ ऐसे 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 क्वेश्चंस आते हैं। द पर्पस इज कि आपको कंटेंट तो पता है, जो आपने रेगुलर पढ़ा है वही लिखना है, वही कंठस्थ करके जाना है। लेकिन कभी कभी हमें समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर लिखना है। तो उसके लिए स्कैनर सीरीज काफी यूजफुल होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा जी कि कोई भी नई चीज अगर आप यहाँ पे सीखते हो तो उस ब्लैंक पेपर पे लिख लो कि हाँ ये टॉपिक नया सीखा, ये चीज नहीं सीखी, लाइन नहीं सीखी, सो दैट एग्जाम के एक दिन पहले या फिर रिविजन के टाइम पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। रेगुलर नोट्स, एडिशनल नोट्स और ये जो नई चीज सीखी, वापस स्कैनर पे आने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम के एक दिन पहले। अगर आपका स्कैनर है भी सही तो उसमें आप हाईलाइट कर दो कि बस ये नई चीज सीखी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो एक नई चीज सीखने का जो मौका मिला है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपका सिलेबस में है ही नहीं, जैसे कि मैं स्कैनर सीरीज कराऊंगा, कुछ 2013 के, 14 के, 2018 के क्वेश्चन है, तब वो ओल्ड सिलेबस था, अब वो रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी उसको हम एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। क्यों बेटा जी? कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं। स्कैनर सीरीज का एक पर्पस है कि एग्जाम में जो सरप्राइज क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप हैंडल कर पाए। तो कोई नई चीज भी सीखिए तो उसको अच्छे से लिख के रख लेंगे, बस सिंपल है। चल, उसके बाद में गुंडे, हाँ कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद फूल जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद सुकड़ जाएंगे। तो बेटा जी डरने का नहीं, चूंकि ये वीडियोस YouTube पे भी रहेंगे तो हो सकता है कोई स्टूडेंट जो हमसे नहीं भी पढ़ा, रेगुलर बैच मुझसे नहीं पढ़ा, सीधा स्कैनर सीरीज देखना है। एक बात को अच्छे से समझ लेना कि ना तो स्कैनर सीरीज देख के आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही स्कैनर सीरीज देख के आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है। ये चीज ध्यान रखो। कोई भी चीज यूट्यूब पे डालना काफी डेंजरस हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है। क्या बच्चे को लग रहा है ये सब तो बढ़ावा है, सब आता है, मस्ती से मचा देंगे, आपको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो रहा। कोई बच्चा है जो डायरेक्टली मुझसे यूट्यूब से ही जुड़ा है, उस व्यक्ति को ना तो ये स्कैनर सीरीज देख के अंडर कॉन्फिडेंट होना है, तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। आपको बस ये समझना है कि हमने थोड़ा और कुछ नया सीखा, तभी तो इसको एक्स्ट्रा एज कह रहे हैं। आपको पूरा फोकस अपने रेगुलर नोट्स, अपने एडिशनल नोट्स, अपने कंटेंट पे करना है, वो करके जाओगे एग्जाम में मचा के आओगे। ये तो एक्स्ट्रा एज है, राइट? चल, जब हम देखते हैं ना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी पिछले कुछ अटेम्प्ट में एक बच्ची थी मानिया श्रीवास्तव, EIR 1, जबरदस्त। उसके बाद में एक बच्ची थी पिछले अटेम्प्ट में हु स्कोर्ड 94 इन सिक्योरिटीज लॉ। तो ये बच्चे वो नहीं थे कि जो बच्चे एकदम ही तूफान, एकदम ऐसा कि मतलब सर एकदम सब कुछ जबरदस्त आता है। ये वो बच्चे थे जो हमेशा कुछ सीखने को रेडी थे, हमेशा कुछ ना कुछ मेहनत करने को रेडी थे। तो हमारी तरफ से हम जो जो चीजें एक्स्ट्रा मेहनत करते थे उसका इन्होंने पूरा का पूरा फायदा उठाया। तो अच्छे से रेगुलर बैच पढ़ना है, अच्छे से एडिशनल नोट्स पढ़ने हैं, क्विक रिवीजन वीडियोस को पूरा अच्छे से फ्रूटफुल यूज करना है। सब होने के बाद में गार्निशिंग के लिए एंड में ये स्कैनर सीरीज देख लेनी है। आवे गुड। चल, उसके बाद में गुंडे एक और चीज है, कभी कभी एग्जाम में कुछ बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इस स्कैनर सीरीज देख के उनका भी आइडिया लगता है। जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन अगर आप जनरली भी सोच लिस्टिंग क्या फायदे हैं, कंपनी को फायदा ये हो जाता है कि कंपनी को विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, गुडविल अच्छी मिल जाती है, कंपनी को अपने फायदे होते हैं, राइट? कंपनी को पैसा रेज करना ईजी हो जाता है। इन्वेस्टर के अपने फायदे हैं कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो लिक्विड होता है, जब चाहे वो बेच सकता है। इन्वेस्टर को कंपनी के ज्यादा डिटेल्स मिलते हैं अगर वो लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो जनरल क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आपने उन जनरल क्वेश्चंस को भी कैसे हैंडल करना है वो भी स्कैनर सीरीज में आपको एक आइडिया लगेगा। बिल्कुल ठीक है, तो मस्ती से बस सुनते जाना। उसके बाद में गुंडे, हाँ मैं सही कह रहा हूं, ये बात तो आप मानते ही नहीं हो। डू नॉट वॉच द स्कैनर सीरीज ऑन 1.5x। बेशरम बच्चे, स्कैनर सीरीज 1.5x पे नहीं देखने का है, क्योंकि स्कैनर सीरीज में मुझे पता है कि आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। मैं खुद 1.5 पे बोल रहा हूं। स्कैनर सीरीज में आई नो दैट आप बच्चों के पास समय नहीं है और आप बच्चों का फटाफट से स्कैनर सीरीज कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा एज फटाफट से देना है आपको। तो उसके लिए मैं खुद ही 1.5x पे पढ़ाता हूं, तो आपने उसको 1.5x पे देखना नहीं है। आपका 1.5, मैं ऑलरेडी 1.5, वो कुछ 3 हो जाएगा और फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको 1.5 पे नहीं देखना है। और उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट गुंडे ध्यान रखेंगे कि स्कैनर में कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो तो उसकी साइज के बेस पे उसको जज नहीं करना है। वो उसके अंदर उन्होंने साइज को कोई उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2-2 पेज के आंसर दिए, कभी कभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 लाइनर आंसर दिया। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आपको समझना है कि मुझे जम रहा है या नहीं, इसके अंदर आंसर में क्या लिखना होगा, बस
उनका जो साइज ऑफ द आंसर, उनका फॉर्मेट ऑफ द आंसर है, उसको फॉलो नहीं करना है। वो आपको अपने ही फॉर्मेट में आंसर्स लिखने हैं। ये कुछ बहुत अच्छी चीज है। डोंट फॉलो फॉर्मेट और इवन साइज फ्रॉम स्कैनर। वो आपने अपने ही मगज के हिसाब से ही करना है। आई बिलीव अगर आपने ये सब चीजें कर ली है तो इतना तूफान एक्स्ट्रा एज लेके जाओगे आप एग्जामिनेशन में कि कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ओके, आई होप यू गाइज आर गोइंग टू सर्टेनली एंजॉय दी स्कैनर सीरीज। बेटा जी इसी तरह से खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। यस वी विल, चल यारो लेट्स डू इट। अब ये चैप्टर है हमारा कौन सा? वो चैप्टर जो जनरली किसी व्यक्ति को परेशान करता नहीं है इन इट्स डिफिकल्टी लेवल। काफी आसान सा चैप्टर है, काफी जनरल चैप्टर है। तो बस बच्चों को ये परेशानी हो सकती है यहां पे कि एग्जाम में जब आंसर क्वेश्चन आता है तो इफ इट ऑल वी वांट टू स्कोर 4 and 4, 5 on 5, तो आंसर को कैसे अप्रोप्रिएटली लिखें। तो लेट्स सी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आ गया ओम्बड्समैन के बारे में बताओ। 2012 का सवाल है, बहुत ही पुराना सवाल है। पहले ओम्बड्समैन रेगुलेशन पे ज्यादा फोकस हुआ करता था, अब इतना ज्यादा फोकस नहीं है। चल, तो ओम्बड्समैन जो है आप उसको एग्जैक्टली स्किप कर सकते हो। ये यही लिखा है कि अब ओम्बड्समैन का पूरा कंसेप्ट स्कोर से हट चुका है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपने स्टार मार्क अपनी जो शीट है उसमें लिख दो भैया। स्कोर्स, स्कोर्स क्या होता है उसके बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया है। लेट अस शॉर्ट नोट ऑन स्कोर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आराम से लिख लोगे। फीचर्स ऑफ स्कोर। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिक्वेस्ट अंडर सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम। एडिशनल नोट्स में आपको मिल जाएगा बहुत मस्ती से कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में कि जब भी आप एक रिक्वेस्ट देते हैं तो वो कैसी कॉन्फिडेंशियल रहती है अंडर इनफॉर्मल गाइडेंस। कि आप कभी भी अगर कहीं पे आते हैं और इनफॉर्मल गाइडेंस में आपको इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो और कहना चाहते हो कि मुझे इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो सेबी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। मिल जाएगा आराम से। डायरेक्ट क्वेश्चन है। सम कॉमन ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स, कि क्या कॉमन ग्रीवेंसेस होते हैं। क्या कह रहे हैं कि भैया हमको रिफंड नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले। ग्रीवेंस रिलेटिंग टू शेयर और डिबेंचर इन अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी और उसके हमें ग्रीवेंसेस हैं। ग्रीवेंस रिलेटिंग टू डिपॉजिट इन सीआईएस, कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हमने डिपॉजिट किया था उसको लेके ग्रीवेंसेस हैं। तो ये कॉमन ग्रीवेंसेस जो भारत के अंदर आते हैं। खैर लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस जो स्कोर्स लेता है वो भी आपके नोट्स में दे रखा है। व्हाट इज स्कोर्स? सेलिएंट फीचर्स ऑफ स्कोर्स। अगेन सेकंड टाइम। एज एन अग्रीव्ड पार्टी हाउ डू यू लॉन्च कंप्लेन इन स्कोर्स। कैसे लॉन्च करते हैं हमने पढ़ा स्टेप्स। यहां पे जाओ, इन्वेस्टर कॉर्नर पे क्लिक करो, ये फॉर्म को फिल करो, इतना आगे करो, 2 MB का लिमिट होगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। एज इट इज यहां पे स्टेप वाइज लिख देंगे हम लोग। Scores is an organization to measure the performance of limited company. Comment. वापस you have to explain scores. बार लगातार. What do you mean by financial education? Discuss various initiatives taken so far on financial literacy in India. एक जनरल सवाल देखते हैं क्या है यहां पे। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, ऐसे सवालों को पढ़ लेना चाहिए। ये कुछ कभी जो जनरल क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक सवाल है। बताइए फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। इट मींस इंपार्टिंग ऑफ एजुकेशन रिलेटिंग टू वेरियस फाइनेंशियल मैटर लाइक where to invest, how to check the investing company, rights duties of investor. तो फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब हो गया कि बेसिक एजुकेशन कि आखिर आप कहां इन्वेस्ट करें, कंपनी में क्या क्या चेक करें, इन सब चीजों को कहा जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन। इनिशिएटिव टेकन फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, कि भारत में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। पहला आरबीआईज इनिशिएटिव। आरबीआई ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके तहत उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल बैंक ने प्रोवाइड करी थी ताकि आप लोग वो सब पढ़ें और आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े। सेबीज इनिशिएटिव, सेबी ने इंपैनल किया रिसोर्स पर्सन थ्रू आउट इंडिया। रिसोर्स पर्सन आर गिविंग ट्रेनिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस। तो सेबी ने रिसोर्स पर्सन अपॉइंट किए जो पूरे भारत भर में फाइनेंस के ऊपर नॉलेज इंपार्ट करते हैं। सेबी के बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी आते हैं इसी पर्पस के लिए। तीसरा, एमसीए ने क्या इनिशिएटिव लिया है। तो एमसीए ने लॉन्च किया अपनी वेबसाइट पे www.iepf इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड.gov। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट आईपीएफ एंड वेरियस एक्टिविटीज। आईईपीएफ आपने पढ़ा होगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज कवर होती है और वो बहुत सारा प्रमोशन के लिए भी काम करते हैं। ये एमसीए का इनिशिएटिव है। IRDA ने भी इनिशिएटिव लिया है ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। वेरियस इनिशिएटिव इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैव बीन कंडक्टेड ऑन टेलीविजन एंड रेडियो। इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए टेलीविजन रेडियो पे। फिर आ गया PFRDA। PFRDA ने क्या किया, तो PFRDA के अंदर भी बहुत सारे FAQs लॉन्च किए अपने वेबसाइट पे फॉर अवेयरनेस ऑफ पीपल एंड मार्केट प्लेयर्स इनिशिएटिव। बहुत सारे कमर्शियल बैंक हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, ये भी इनिशिएटिव लेते रहते हैं।
तो इनिशिएटिव के अंदर इन्होंने कैसा बनाया, क्वेश्चन था व्हाट इज माय फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन मींस कोई भी ऐसा हम एजुकेशन इंपार्ट कर रहे हैं जिससे कि पब्लिक को समझ में आएगा कहां इन्वेस्ट करना है, क्या क्या चीजें चेक करनी है, इन्वेस्ट करने के पहले क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव है इंडिया में। तो आप देखोगे आरबीआई के इनिशिएटिव, एमसीए के इनिशिएटिव, उसके बाद में सेबी के इनिशिएटिव, उसके बाद में आईआरडीए के इनिशिएटिव, उसके बाद में पीएफआरडीए के इनिशिएटिव, अदर प्लेयर्स के इनिशिएटिव, इस तरह से हेड करके उन सब ने अपने अपने तरीके से इनिशिएटिव लिए। एक जनरल सवाल है, बैठ के रट्टाफिकेशन नहीं करना है इसका, बस एक बार सुन लेना है ताकि गलती से भी आए तो आप एक रफ आइडिया दे सको। वापस हमारे नॉर्मल सवाल आ गए। सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम इज एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ सेबी, डिस्कस द स्टेटमेंट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ स्कोर्स। वापस वही सवाल वही जवाब, स्कोर्स के बारे में लिख देंगे। तो ये तो कंठस्थी करके जाएंगे आप लोग, फीचर्स ऑफ स्कोर्स। अगला सवाल, Pratik applied an IPO of Maxcro Limited for 100 equity shares. He was not eligible to get any shares according to allotment schedule and has not received the refund amount within the time stipulated under Companies Act. Pratik approached the company through written representation. The company neither replied nor processed the refund claim. आप जवाब दो। पहला, how much time should elapse before अप्रोचिंग ओम्बड्समैन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया था कंपनी को, वो जवाब नहीं दे रहे हैं अभी तक, ओम्बड्समैन में हम कितने दिनों में जा सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा, स्टेट द ग्राउंड एंड प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट बिफोर ओम्बड्समैन, कि ओम्बड्समैन के पास कभी भी कंप्लेंट फाइल करनी तो किन किन ग्राउंड्स पे कर सकते हो, क्या प्रोसीजर है। और लास्ट, whether Pratik can hire services of legal practitioner to plead his case, क्या वो ओम्बड्समैन के सामने अपने लीगल प्रैक्टिशनर्स को भी प्रैक्टिस करने के अलाउ कर सकता है। द आंसर इज ऑब्वियसली यस। 2018 का सवाल है, थोड़ा सा पुराना है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो स्कोर्स पे सवाल ज्यादा आते हैं, बट फिर भी यहां पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। पहला, कि कितने दिन उसको रुकना है, 1 मंथ। अगर उसने 1 महीने में उसने कंपनी को रिप्रेजेंटेशन दिया है, 1 महीने में अगर रिप्लाई नहीं आया तो वो जा सकता है ओम्बड्समैन के पास, 1 मंथ का टाइम है। उस दूसरा, ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेन, ये हमने पढ़ा है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ फाइलिंग कंप्लेन, ये सब ग्राउंड्स आ जाते हैं रेगुलर बैच में, आपको इजीली मिल जाएगा। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेन भी हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से आप फाइल कर सकते हैं कंप्लेन टू एन ओम्बड्समैन। फिर आता है आखिरी सवाल कि क्या हम लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकते हैं क्या। समझना अच्छे से क्या कह रहे हैं। एज पर रेगुलेशन 19(3) नो लीगल प्रैक्टिशनर shall be permitted to represent the defendant or respondent at the proceeding before ombudsman। क्या आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यूज नहीं कर सकते, उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, except where a legal practitioner has been permitted to represent the complainant by the ombudsman in the given case, as Pratik is the petitioner, hence he can hire the service of legal practitioner। क्या कह रहे हैं, समझ में आया कि अगर कभी भी आपने कंप्लेन फाइल की है, अच्छे समझना इस पॉइंट को क्या है। अगर आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, आप कंप्लेनेंट हैं, आप पिटिशनर हैं, तो आप लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो डिफेंडेंट्स हैं वो लीगल प्रैक्टिशनर को हायर नहीं कर सकते। फ्रैंकली वो भी हायर कर सकते हैं, बट दे हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ ओम्बड्समैन। तो अगर मैं आपको समरी बताऊं तो दोनों हायर कर सकते हैं, लेकिन डिफेंडेंट को अगर लीगल प्रैक्टिशनर को हायर करना है तो उनको ओम्बड्समैन का अप्रूवल लेना पड़ता है। इन दिस केस तो अप्रूवल की बात भी नहीं आएगी, बिकॉज प्रतीक जो है वो तो कंप्लेनेंट है, पिटिशनर है। इजी पीजी। वापस एक बार रिपीट करता हूं, नई चीज आप चाहे तो अपने शीट पे लिख सकते हो कि ओम्बड्समैन में कंप्लेन फाइल करते टाइम पेटिशनर कैन फ्रीली अपॉइंट अ लीगल प्रैक्टिशनर, बट इफ द डिफेंडेंट वांट टू अपॉइंट अ लीगल प्रैक्टिशनर ही हैज टू टेक अप्रूवल ऑफ ओम्बड्समैन। इजी। इन दिस केस हमारे क्वेश्चन में तो प्रतीक क्या है, प्रैक्टिशनर, कंप्लेनेंट है, पिटिशनर है, तो उसको तो वो तो कंफर्टेबली अपॉइंट कर सकता है लीगल प्रैक्टिशनर को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में सवाल दिखता है हमें, एक्सप्लेन व्हाट इज इनफॉर्मल गाइडेंस इन द सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम एंड हु कैन सीक इनफॉर्मल गाइडेंस। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि क्या होता है इनफॉर्मल गाइडेंस और कौन ले सकता है। क्लियरली हमारे रेगुलर बैच के अंदर लिखा हुआ है इनफॉर्मल गाइडेंस क्या होता है और कौन लोग ले सकते हैं। ये कुछ 4-5 लोग, ये लोग इनफॉर्मल गाइडेंस ले सकते हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वापस वही सवाल, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम स्कोर्स has been established to resolve the grievance of investor. What is the procedure for redressal of investor grievances? तो वापस वही कि भैया स्कोर्स के ऊपर सब कुछ लिख दोगे और उसका प्रोसीजर क्या है वो यहां पे आप लिख देंगे। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। What are the matters that cannot be considered as complaints? क्लियर टॉपिक है कि कौन कौन से मैटर्स कंप्लेन नहीं होते जिनको लेके आप स्कोर्स में नहीं जा सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। An ombudsman has issued an award in complaint proceeding to your company. आपकी कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही थी, ओम्बड्समैन ने अवार्ड इशू कर दिया है। अग्रीड बाय द अवार्ड ऑफ ओम्बड्समैन, डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी हैव डिसाइडेड टू फाइल पिटिशन बिफोर सेबी। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि पिटिशन फाइल करेंगे कहां पे, सेबी के पास। एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी रिगार्डिंग प्रोविजन एंड प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर फाइलिंग सच पिटिशन अंडर ओम्बड्समैन रेगुलेशन। सवाल यह है, क्या ओम्बड्समैन के ऑर्डर के अगेंस्ट हम सेबी में अपील फाइल कर सकते हैं क्या। देखो क्या लिखा है, SEBI Ombudsman Regulation 2003 provides that in case the matter is not resolved by mutually acceptable agreement within a period of 1 month
from the receipt of the complaint or such extended period, ombudsman, based on the material placed before him and after giving a portion of being heard, gives his award in writing or pass other direction as may deem appropriate. याद करो क्या है कि ombudsman सबसे पहले कोशिश करेगा म्यूचुअल अग्रीमेंट से इशू को रिजॉल्व करने का. अगर नहीं होता है तो वो एडजुडिकेट कर देगा इशू. एडजुडिकेट कर देगा मतलब अपना अवार्ड दे देगा. Such award shall be made within a period of 3 months from the date of the filing complaint. Complaint जब फाइल हुई उसके 3 महीने के अंदर ये अवार्ड भी आ जाना चाहिए, एडजुडिकेशन हो जाना चाहिए. The ombudsman should send his award to the parties to the adjudication to perform their obligation. उसने जो अवार्ड पास किया वो दोनों पार्टीज को भेज देना ताकि सब लोग अपनी अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लाई करें. An award given by ombudsman shall be final and binding on the parties. Any party aggrieved by the award may file a petition before SEBI within 1 month from the receipt of award. तो कोई भी व्यक्ति अगर खुश नहीं है तो वो सेबी के पास फाइल कर सकता है. सेबी में रिव्यू द अवार्ड इफ देयर इज अ सब्सटैंशियल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और देयर इज एन एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड. अगर अवार्ड को देखता है, ऑर्डर को देखता है ओम्बड्समैन का, कुछ भी एपरेंट एरर या फिर जस्टिस नहीं हुआ है तो वो चाहे तो यहां पर अपना ऑर्डर पास कर सकता है, सेटिसाइड कर सकता है ऑर्डर ऑफ ओम्बड्समैन. Where a petition of review of an award, such petition shall not be entertained by SEBI unless the party filing the petition has deposited with SEBI 75% of the amount mentioned in the award. SEBI may review the award and pass such an order as may deem appropriate within a period of 45 days. Easy. ओम्बड्समैन के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सेबी के पास आ सकते हो विद इन 1 मंथ. सेबी ऑर्डर पास करेगा विद इन 45 डेज. यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है, अगर ओम्बड्समैन ने आपको कुछ पेनल्टी पे करने का बोला है तो आपको एटलीस्ट उसका 75% डिपॉजिट करना पड़ेगा सेबी के पास, तभी सेबी आपकी अपील को सुनेगा. तो क्या ओम्बड्समैन के ऑर्डर के अगेंस्ट हम सेबी के पास आ सकते हैं? द आंसर इज यस. कितने दिनों में आ सकते हैं? विद इन 1 मंथ. सेबी कितने दिनों में ऑर्डर पास करेगा? विद इन 45 डेज. और क्या हमें उस पेनल्टी का कुछ पैसा जमा कराना है? यस, 75%. इजी बीजी. उसके बाद में अगला सवाल आ रहा है, वाधवानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी, हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग एन आईपीओ एंड फाइल अ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद द सेबी. कंपनी इज नॉट एबल टू करेक्टली इंटरप्रेट अ सर्कुलर इशूड बाय सेबी. सेबी का एक सर्कुलर है, उनको समझ में नहीं आ रहा. द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वांट्स टू सीक इनफॉर्मल गाइडेंस. रमेश, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, इज of the view that since the company is not yet listed, so company cannot seek informal guidance. ये कंपनी लिस्टेड नहीं है तो वो इनफॉर्मल गाइडेंस नहीं ले सकती. पहली लाइन देखो, वाधवानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी, हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग एन आईपीओ एंड फाइल्ड अ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद सेबी. तो एक कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है जिसने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल कर लिया है, तो क्या वो इनफॉर्मल गाइडेंस में इंफॉर्मेशन ले सकती है? क्योंकि वो लिस्टेड तो नहीं है, बट दिस कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इंटेंड्स टू बी लिस्टेड, प्रपोज टू बी लिस्टेड. Being a company secretary, advice on the matter. पहला, who can apply for informal guidance? Whether company can apply for informal guidance in the given situation. Informal guidance में कौन अप्लाई कर सकता है? तो वही चीज 4-5 पॉइंट कि informal guidance में कौन अप्लाई कर सकता है. क्या ये कंपनी which is proposed to be listed, intends to be listed, क्या ये आईपीओ में अप्लाई कर सकती है या ये informal guidance में अप्लाई कर सकती है? पहला सवाल. दूसरा, what are the matters on which informal guidance cannot be sought? कौन से ऐसे मैटर्स जिसमें informal guidance sought नहीं कर सकते? वही 4-5 पॉइंट कि भैया यही लोग informal guidance ले सकते हैं. सेबी में नॉट रिस्पॉन्ड. सेबी इन केसेस के अंदर इनफॉर्मल गाइडेंस को रिस्पॉन्ड नहीं करता है. आपके हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, फैक्चुअल सिचुएशन है, इन सब केसेस के अंदर सेबी रिस्पॉन्ड नहीं करता है. रेगुलर टॉपिक से पढ़े हुए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. क्या वो कंपनी को अलाउ किया जाएगा? क्या? यस, अलाउ किया जाएगा. कंपनी इज प्रपोज टू बी लिस्टेड. Next question, in the proceeding before ombudsman under SEBI regulation, strict rule of evidence under the Indian Evidence Act shall apply. Comment on the statement, enumerate the particular to be displayed by the company with regard to ombudsman. दो क्वेश्चन है, क्या एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है ombudsman के सामने जब प्रोसीडिंग हो रही है? 1 सेकंड, ombudsman का नाम वगैरह आपको कहीं पे डिस्प्ले करने की रिक्वायरमेंट है क्या? In the proceeding before ombudsman, strict rule of evidence under the Indian Evidence Act shall not apply and the ombudsman may determine his own procedure. Ombudsman के सामने एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते हैं. Ombudsman अपना प्रोसीजर फॉलो करेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से इशू को रिजॉल्व करेगा. Ombudsman shall decide whether to hold oral hearing for the presentation of evidence or for oral arguments or whether the proceeding shall be conducted on the basis of document and other material. Ombudsman decide करेगा कि oral hearings करनी है या documents के बेस पे ऑर्डर पास करना है. However, it shall not be necessary for an investor to be present at the oral hearing of proceeding under these regulation and the ombudsman may proceed on the basis of documentary evidence submitted. तो अगर ombudsman कहता है oral hearing भी होगी तो भी किसी भी पार्टी को कंपल्सरी नहीं आना, वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है और बोल सकता है कि इसके हिसाब से ऑर्डर पास कर लो. तो पहला सवाल आया, क्या ombudsman के सामने जब पूरा का पूरा डिस्कशन हो रहा है तब क्या इंडियन एविडेंस एक्ट पूरा अप्लाई करेगा? द आंसर इज नो. इंडियन एविडेंस एक्ट विल नॉट अप्लाई. ombudsman अपने जजमेंट से ऑर्डर देगा. आप अपनी एक्स्ट्रा शीट में लिख सकते हो, द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई where the proceeding is before an ombudsman. उसके बाद में display of particular of ombudsman पढ़ाई है हमने. Every listed company or intermediary is required to display the name and address of the ombudsman to whom the complaints are to be made
in its office premise in such manner and at such place as so that it is put to notice of the shareholder or investor. आपको ध्यान रखना है कि ओम्बड्समैन की डिटेल्स आपके ऑफिस प्रीमाइस में लिखनी ही है ताकि पब्लिक अगर चाहे तो वो अप्लाई कर सके ओम्बड्समैन को. लोगों को पता होना चाहिए कि उनके पास ओम्बड्समैन का ऑप्शन है, राइट? तो आपको डिस्प्ले करके रखना है. इसके बाद में आपको सवाल दिखता है, the complaint relating to trade settlement and deficiency in service resulting into a financial loss to an investor, if not resolved amicably by the stock exchange, shall be referred to the investor grievance redressal committee. कि कोई भी आपका इश्यू है जो स्टॉक एक्सचेंज रिजॉल्व नहीं कर रहा है तो क्या आप उसको इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास ले जा सकते हैं? द आंसर इज ऑब्वियसली यस. एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट बाय इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी एज पर सेबी सर्कुलर. तो सेबी के सर्कुलर के हिसाब से किस तरह से इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी उसको हैंडल करेगी. अब ऐसा क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं एग्जाम में, लेकिन जब आप इसका मॉडल आंसर देखेंगे आप देखेंगे हाँ फुद्दू बस ये था क्या? यस, दैट इज व्हाई बस पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखना जरूरी है. आप देखोगे आंसर के कंटेंट में कुछ नया नहीं है. 90% कंटेंट से आप ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल होते हो. और हमारे पेपर के अंदर 120 मार्क्स के पेपर में 50 इज पासिंग. वी शुड एम बेयर मिनिमम एन एग्जाम्पशन. तो अगर 60 भी लाना है तो बहुत आराम से आ जाएगा. आप जब पास क्वेश्चन देखते हो और आपको 90% आ रहा है तो, राइट? लेकिन जब आप वो रिमेनिंग 10% भी देखते हो तो आप एक एक्स्ट्रा एज लेके एग्जामिनेशन में जाते हो. चलो गुंडो, देखेंगे मॉडल आंसर. अब आते हैं कुछ और सवाल. सर्वभूम लिमिटेड issued 2000 equity shares of 100 each on 1st May. The amount payable was 30 on application, 70 on allotment. The company has received application for 3000 shares and the shares are allotted on pro rata basis on 31st of August. Dakshin had applied for 120 shares on 15th May. The excess application money was refunded to him on 29th of February. Can Dakshin lodge the complaint to Ombudsman for interest on delayed refund? क्या वो complaint file कर सकता है? What is the procedure for filing a complaint? वापस procedure filing a complaint to ombudsman, direct question. उसका तो इस केस से कभी कोई रिलेशन नहीं है. What is the duration for making the complaint to ombudsman? Ombudsman को आप कंप्लेंट कितने समय में कर सकते हो? बहुत इजी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. पहला आ जाता है, दक्षिण कैन लॉज अ कंप्लेंट फॉर नॉन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड. क्योंकि ये टॉपिक कवर होता है ना, क्या कब कब आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, उसमें लिखा हुआ है नॉन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू डिलेड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन. तो ये कवर होता है, तो इसके लिए आप ओम्बड्समैन में आ सकते हो. फिर प्रोसीजर पूरा दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है कि आप कंप्लेन कब फाइल करेंगे. उनका कहना है कि आप रिटर्न कंप्लेन पहले फाइल करेंगे कंपनी के पास, कंपनी को रिटर्न कंप्लेन फाइल की उसके 1 मंथ के बाद आप ओम्बड्समैन को कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. इजी पीजी बस. एंड दैट विल बी ऑल फॉर योर चैप्टर नंबर 14. स्कैनर में चैप्टर नंबर इधर उधर दे रखा होता है, बट चैप्टर नंबर 14 जो हमारा स्कोर्स का चैप्टर है वो भी यहां खत्म होता है. आप देखोगे तो काफी आसान तरीके से इसके भी क्वेश्चंस आप हैंडल कर सकते हैं और स्कोर्स के फीचर्स बार बार लगातार पूछे जाते हैं. तो स्टार मार्क टॉपिक भी क्लियर हो गया, कुछ नई चीजें भी सीखी, और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म. आई थिंक जब आप ये एपिसोड देख रहे होंगे तब तक अगर आप सीक्वेंस में चल रहे हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सब कंप्लीट करके यहां पर आए हैं. जो एकदम रिसेंट वाली रेगुलेशन है, जैसे कि डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2021, जैसे कि शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, ये जो चैप्टर्स हैं इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपने टच नहीं किए, आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो भी चलेगा. अगर मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो एक सेशन के अंदर मैं वो कवर कर लूंगा, अदरवाइज ये नहीं भी किए तो चलता है. आई थिंक इसके अलावा आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है गुंडे. वही चीज, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, रोज कुछ सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है. अपने रेगुलर नोट्स, अपने एडिशनल नोट्स, और अगर आपने स्कैनर की एक शीट भी बनाई है, शीट पे क्या आप देखोगे ना, थोड़े थोड़े से पॉइंट लिखे हैं, ये अगर आप एग्जाम में पढ़ के चले जाते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग व्हिच कैन स्टॉप यू इन द एग्जामिनेशन. कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड. I'm going to see people with another episode. Bye bye. Please take care.